वेलकम टू कियारास कोचिंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम जो आपका है, ये डाइजेस्ट सिस्टम जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें 6 ऑर्गन्स यूज होते हैं जिससे कि हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जो हमारा पूरा भोजन है, जो आप कभी भी, वैसे तो हालांकि 3 टाइम खाना चाहिए, लेकिन आप किसी भी टाइम खाने के लिए बैठ जाते हैं, और तो उसका पाचन होता कैसे है एक्चुअल में, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कि आप डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। किन बेसिक चीजों को देखेंगे हम, कि जो ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, क्या ये सिर्फ अमाशय में ही होता है, क्या ये सिर्फ यकृत द्वारा होता है, ठीक है, कैसे होता है हमारा डाइजेस्ट। तो मैं अगर बात करती हूँ डाइजेस्ट सिस्टम की, तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो क्या है, 6 ऑर्गन से मिलकर के संपन्न होता है, जो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो 6 ऑर्गन से मिलकर के कंप्लीट होती है। तो उन ऑर्गन्स के बारे में लिख लेते हैं। एंड क्या है ये पाचन तंत्र, यानी कि भोजन पचाने की क्या है, भोजन पचाने की क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया है ना। ओके, सिर्फ भोजन पचाने की इस क्रिया में सिर्फ हमारे ऑर्गन्स ही वर्क नहीं करते, ऑर्गन के साथ साथ कई ग्रंथियां भी होती है। ठीक है, जो अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिनको द्वारा हमारा भोजन क्या होता है, पचता है। तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, वो कौन से 6 ऑर्गन्स इनके इसमें इंक्लूड होते हैं जो आपके भोजन यानी कि डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, तो उन ऑर्गन्स के बारे में आप लिख लो। ठीक है, तो पहला ऑर्गन होता है हमारा मुख्य गुहा, यानी कि जिसे हम मुख भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्रास नली, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड अमाशय, फोर्थ अगर मैं अमाशय के साथ ही साथ बात करूं तो ये हमारा हो जाता है यकृत। यकृत के साथ ही साथ फिफ्थ अगर मैं बात करती हूँ तो यकृत। अग्नाशय भी वर्क करता है, लेकिन अग्नाशय का इतना ज्यादा कोई वर्क होता नहीं है, वो सिर्फ अपने एंजाइम्स देता है। तो यकृत, यकृत के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो छोटी आंत, और हो जाता है हमारी बड़ी आंत। तो ये 6 ऑर्गन्स होते हैं। इसमें अगर आप चाहो तो एक और लिख सकते हो आप, यकृत के बाद अग्नाशय के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि इसके क्या क्या वर्क है, किस तरीके से ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख्य गुहा से। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होती है, हमारा जो माउथ होता है उसमें क्या होती है, एक खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस की वजह से हम उसे गुहा कहते हैं, यानी कि मुख्य, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, उस खाली स्पेस में हम अपने भोजन को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब ये भोजन जब हमारे माउथ में जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले इस भोजन को हम क्या करते हैं, चबाते हैं, चबाना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं अपने दांतों के द्वारा। देखो, हमारे जो दांत होते हैं वो दांतों के बारे में एक अलग से चैप्टर होता है। अगर आप चाहो तो मैं उस टॉपिक को भी आपको कवर करवा दूंगी, लेकिन उसे अलग से कवर करवाऊंगी। अभी हमें उसको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, सिर्फ वो क्या करता है, हमारे भोजन को टुकड़ों में बांटने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है वो। हमारा जो माउथ होता है, जब हम भोजन अपने क्या है मुख्य गुहा में रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, दांत उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और प्लस में हमारे माउथ में होती है लार ग्रंथियां, और उन लार ग्रंथि में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो जो लार ग्रंथि होती है, जो लार होती है, तो भोजन के साथ उसको क्या करता है, मिक्स करने का काम, ये हमारा जो काम होता है ये माउथ में ही हो जाता है। ओके, तो उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे भी, तो चलो लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक है हमारा मुख्य गुहा, यानी कि मुख गुहा। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो भोजन है, भोजन को दांतों के द्वारा
छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है। और क्या किया जाता है, लार, ठीक है, ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, इसमें 4 तरह के एंजाइम मिलाए जाते हैं। ओके, अब वो एंजाइम कौन से हैं, ठीक है। तो जो हमारा भोजन है उसे चिपचिपा बनाने का काम कैसे होता है, ये जो लार ग्रंथि है जो पाई जाती है, पूरे अगर मैं बात करती हूँ तो पूरे एक दिन में कम से कम लार ग्रंथि कितना लार बनाती है, तो ये पूरे दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, लार बनाती है ना। और ये लार क्या करता है, ये लार हमें भोजन को आसानी से निगलने में हेल्प करता है, ठीक है, क्या करता है, भोजन को आसानी से निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर मैं बात करती हूँ लार की, तो 1 से 1.5 लीटर लार पूरे दिन में बनता है, और ये हमारे भोजन को क्या करता है, अंदर की तरफ लेकर के जाने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा। अब इन लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम होते हैं और वो क्या काम करते हैं, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जो लार ग्रंथि होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 4 तरह के एंजाइम मिले होते हैं, तो वो 4 एंजाइम कौन से हैं हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये सारा जो वर्क है ये अभी हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है, माउथ में ही हो रहा है ये हमारे, है ना। तो इसमें लार जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में कितने, मैंने 4 एंजाइम बताए ना आपको। अब ये 4 एंजाइम कौन से, तो पहला एंजाइम हो गया लाइजोजाइम, ठीक है। इसका वर्क क्या है, देखो, जो लाइजोजाइम होता है ना, इसका काम होता है कीटाणुओं को मारने का। क्या करता है ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है ना। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि आप बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो जो कीटाणु है जो आपके हाथों में लगे हुए हैं, ठीक है, या बाहर की जो आप चीजें लेकर के आ रहे हो उसमें, वो सारे कीटाणु जाते कहाँ हैं, तो देखो लाइजोजाइम जो होता है उन कीटाणुओं को मुंह में ही नष्ट कर देता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये लार जो होता है वो बहुत ज्यादा बनता है। क्यों लार ज्यादा बनता है, उसका रीजन यही होता है कि वो क्या होते हैं, कभी हाथ धोया तो खाया, कभी बिना हाथ धोए खा लिया, कुछ भी मिल जाता है उनको तो वो सीधा मुंह में रख लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों में क्या होता है, लार ज्यादा बनता है। ओके, इतना समझ आया। देखो, इसके बाद आपका है दूसरा एंजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा है, बात करती हूं मैं म्यूलिन की, है ना। म्यूलिन ये क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। ओके, चिपचिपा बना देता है ना। तो चिपचिपा बनाने का काम ये करते हैं, जिससे कि क्या होता है, निगलने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। उसके बाद हमारे 2 और एंजाइम होते हैं। तीसरा एंजाइम है हमारा डायस्टेज, और एक और होता है टाइलिन। ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही शर्करा को स्टार्च में बदलते हैं, ठीक है। शर्करा को स्टार्च में बदलते हैं, इट मीन्स ये जो आप देखोगे कि हमारे जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस पे जो ऊपर की जो परत होती है ना, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे खाने में वो होना भी जरूरी है, ठीक है, उससे डाइजेशन इजिली हो जाता है। और ये जो हमारा टाइलिन होता है ना, ये अधिक मात्रा में निकलता है बहुत। ये क्या होता है, ये अधिक में होता है ना, ठीक है, समझ गए इतना।
अब बेसिक सी चीज मैंने बताई कि मुख्य गुहा में क्या होती है, लाल ग्रंथि होती है जो चार तरह के क्या करती है, चार तरह के एंजाइम्स को, ठीक है, बनाती है। और ये एंजाइम जो होते हैं ये अलग अलग चीजों में, जैसे लाइसोजाइम जो होता है कीटाणुओं को मारने का काम करता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ये ग्रास नली। क्या पढ़ते हैं, ग्रास नली, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसे फूड पाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुख्य गुहा से, ठीक है, अमाशय तक भोजन ले जाने का अगर कोई काम करता है तो ये ग्रास नली है। ओके, ग्रास नली ही ये काम करती है। क्या करती है, वो हमारे मुख्य गुहा से यानी कि माउथ से हमारे पेट तक भोजन लेकर के जाती है। ठीक, ये हो जाता है हमारा अमाशय। चलो ग्रास नली के बारे में देख लेते हैं हम। ये क्या होती है, ये क्या है, ये है मुख गुहा से भोजन कहां तक लेकर के जाती है, भोजन अमाशय तक लेके जाती है। ठीक है, बस कुछ काम नहीं है इसका, ये लेकर के चली जाती है यहां से। लेकिन ये लेकर के कैसे जाती है, ये लेकर के जाती है क्रमानुकुचन द्वारा। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल सीधी सी पाइप है और आप खाना रख रहे हो और टप से गिर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये क्या करती है, क्रमानुकुचन, खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। ठीक है, तो ये क्रमानुकुचन, इसीलिए आप अगर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना तो आपके गले में फंस जाता है और उसके बाद आपको क्या, पानी की आवश्यकता पड़ती है। कैसे लेकर के जाता है, ये क्रमानुकुचन के द्वारा, है ना, के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो फूड पाइप होता है, ये जो ग्रास नली होती है, ये कितना, ये 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। बस इतनी ही, ये 3-4 चीजें ही आपको इसके बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद जैसे ये क्रमानुकुचन करते हुए आपका भोजन जो है ये अमाशय तक पहुंचता है। ये अमाशय तक पहुंच गया। अमाशय में भी 3 पार्ट्स में अमाशय डिवाइड होता है आपका, ये ऊपर वाला भाग, फिर ये वाला भाग और देन ये वाला भाग। देखो ये ऊपर वाला भाग जो है उसको हम कहते हैं, इसको बोल देते हैं हम कार्डिक। ठीक है, अब इसे कार्डिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके बहुत पास में ही होता है आपका हार्ट, और हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम कार्डिक बोल देते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फेंडिक। ठीक है, इसके नीचे वाला जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं पायलोरिक। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बात करती हूं मैं अमाशय की, तो अमाशय 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें ऊपर वाला भाग कार्डिक है, फेडिक है और फिर पायलोरिक है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। अब इनके काम समझो कि ये क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि कोई भी खाली बैठने के लिए तो है नहीं, सबका कुछ ना कुछ काम है। तो आप ये समझो कि अब ये काम क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं कि अमाशय में ये 3 पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। देखो जो अमाशय है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कार्डिक, मैंने आपको बताया इसको कार्डिक क्यों बोलते हैं, है ना। कार्डिक में पाया जाता है बहुत सारा HCl। अच्छा, HCl क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखो जो कीटाणु आपके माउथ में, लाइसोजाइम जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसको पचा नहीं पाया, जिसको मार नहीं पाया, जो ढीठ कीटाणु होते हैं वो कहां पर, वो सारे ही यहाँ HCl में जाकर के मर जाते हैं। ठीक है, तो HCl भी क्या काम करता है, ढीठ कीटाणुओं को मारने का, है ना। को नष्ट करता है, क्या करता है, नष्ट करता है। ओके, अब आपको मैं बताऊं तो ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे पेट के लिए, मतलब बहुत ज्यादा HCl इसमें होता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जो है, ठीक है, वो जल भी सकता है। लेकिन इसके ऊपर से, मतलब इसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस की एक परत होती है,
क्या होती है, इसके ऊपर म्यूकस की एक परत होती है। कौन सी परत होती है, इसको आप कहीं अलग से लिख लो, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है ना, या फिर मैं इसको ऐसे लिखवा देती हूँ कि इसके ऊपर म्यूकस की क्या होती है, परत होती है। ये जो म्यूकस की परत है ना, जो म्यूकस की परत है, ये होती है क्षार। तो अम्ल और क्षार मिलकर आपको पता है कि वो क्या करते हैं, उदासीन बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पेट को कोई हार्म नहीं होता है। तो म्यूकस की परत होती है, और ये म्यूकस की परत कैसी होती है, क्षार होती है। कैसी होती है, क्षार। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लो और याद कर लेना। तो पहले मैं कार्डिक तक पहुंची थी, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फेडिक की। फेडिक की अगर मैं बात करती हूं, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कुछ इस तरीके से रूजी नामक कांटे, है ना। इस तरीके से रूजी नामक कांटे होते हैं, और ये क्या करते हैं, भोजन को ना रोक करके रखते हैं। तो इसमें होते हैं रूजी नामक कांटे जो क्या करते हैं, भोजन को रोक के रखते हैं। ओके, रूजी नामक कांटे ये क्या करते हैं, भोजन को रोकते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर भोजन कहीं पर रुकता है तो वो अमाशय है, तकरीबन 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है। ओके, बस इसका यही काम है कि रूजी नामक कांटे क्या होते हैं, भोजन को रोक करके रखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हम थर्ड पार्ट पर पहुंच जाते हैं, जो कि है पाइलोरिक। अब पाइलोरिक इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। पाइलोरिक क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसे, ठीक है, रब कर रही हूँ ताकि आपको मैं पाइलोरिक के बारे में बता सकूं। तो इसको लिख लो, नोट कर लो, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो नोट करके साथ साथ याद करते रहना। बात करते हैं हम पाइलोरिक, है ना, ये हमारा थर्ड पार्ट है, पाइलोरिक। अब ये जो पाइलोरिक होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑर्गन्स के साथ साथ कुछ ग्रंथियां हैं जो इसमें मिलकर के काम करती है, तभी हमारा डाइजेस्ट क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जो पाइलोरिक है यहाँ पर पाई जाती है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। ओके, जठर ग्रंथि में क्या होता है, जठर ग्रंथि में होता है जठर रस, और इस जठर रस में क्या पाया जाता है, एक तो रेनिन पाया जाता है और एक पाया जाता है पेप्टिन। ये रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पेप्टिन प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्टिन क्या करेगा, प्रोटीन का विखंडन, या तोड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें होती है पाइलोरिक में। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो ज्यादा वृद्ध लोग होते हैं, यानी कि जो जिनकी एज बढ़ जाती है, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, उनको डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि आप क्या, दूध ना पी करके आप डायरेक्ट दही खाओ, जिससे कि आपके पाचन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा और बहुत जल्दी से पाचन की जो क्रिया है वो संपन्न होगी। समझ गए। तो पेप्टिन इसमें होता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये थर्ड पार्ट जो पाइलोरिक का है, इसके बाद हमारा जो भोजन है, ठीक है, इस तरीके से ये छोटी आंत में पहुंचता है। कौन सी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छोटी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, हमारी छोटी आंत जो होती है, उसको क्या है, उसको अभी तक हमने यह देखा कि यहाँ पर क्या है, अम्ल का प्रभाव है। लेकिन छोटी आंत को हमारे अम्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी, मतलब उसे थोड़ा सा भी अम्ल पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम काइम। क्या बोलते हैं, काइम। यहां से भोजन क्या है, भोजन
छोटी आंत में प्रवेश करता है ना। क्या करता है? प्रवेश करता है। और हमारी छोटी आंत को क्या नहीं पसंद है? अम्लता नहीं पसंद है। इसीलिए ये आप देख रहे हो यहाँ साइड में यकृत, ठीक है। ये जो यकृत होता है वो क्या करता है? यकृत के पास होता है एक छोटा सा थैलेनुमा संरचना, जिसमें कि वो अपना रस यानी कि पित्रस बना करके रखता है। और ये पित्रस कैसा होता है? ये पित्रस होता है क्षार। अम्ल और क्षार मिलता है तो चीजें क्या हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? क्षार मिलता है और क्षार मिलता है तो ये जो अम्ल था उसे ये क्या करता है? क्षार में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? उसे क्षार में ये कन्वर्ट कर देता है। ये यकृत है। यकृत अपने पास एक थैलेनुमा संरचना रखता है जिसमें कि क्या होता है? पित्रस होता है। और पित्रस क्या करता है? कायमा में अपना ये पित्रस इनको देता है। तो जब ये इनको पित्रस देता है तो ये जो भोजन जो अम्ल है अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्षार में कन्वर्ट होने के बाद ये छोटी आंत में क्या करता है? एंटर करता है। जब ये छोटी आंत में एंटर करता है तो यहाँ पर भी इसको कई सारे एंजाइम्स मिलते हैं जो इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में? यकृत। ये क्या करता है? ये देता है यह अमाशय को क्या देता है? पित्रस देता है। क्या देता है? पित्रस। और ये पित्रस होता कैसे है? क्षार होता है ना। क्षार होता है, ठीक है। जो क्या करता है? भोजन को क्या करता है? क्षार में कन्वर्ट करता है। भोजन जब क्षार में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये क्या होता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत। अब छोटी आंत में क्या होता है? भोजन और अच्छे से टूटता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो ये जो छोटी आंत होता है, मैंने इसमें आपको बताया था कि आप यहाँ पर अग्नाशय के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, तो अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है उसके बाद ये जो अग्नाशय आप देख रहे हैं ना, ये 3 तरह के एंजाइम्स को रिलीज, ये 3 तरह के क्या होते हैं? एंजाइम आप कह सकते हो कि जैसे ये 3 तरह के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। क्या होता है? पहला है आपका ट्रिप्सिन। ये अभिक्रिया हो तो छोटी आंत में रही है, लेकिन ये तीनों कौन दे रहा है? ये दे रहा है अग्नाशय। तो क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है। है ना। उसके बाद यहां पर होता है एक लाइपेज। ये क्या करता है? ये वसा को तोड़ता है या विखंडन करता है ना। उसके बाद एक और होता है, वो है हमारा थर्ड एमाइलेज। ठीक है। एमाइलेज, इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? ये शर्करा को स्टार्च में बदलता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये शर्करा को स्टार्च में बदल देता है। जब ये अभिक्रिया हो जाती है तो भोजन हमारे बहुत ज्यादा ही एकदम नग्न टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद छोटी आंत से भोजन क्या होता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत से हमारा जो भोजन है वो कहाँ प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। और बड़ी आंत में प्रवेश करने से पहले काइल में जाता है वो, और काइल से ही क्या होता है? वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है। काइल, काइल से उसके बाद ये क्या कहां प्रवेश करेगा? बड़ी आंत में। नोट हो गया? ये नोट कर रही हूं, मैं वेट कर रही हूं।
बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी तक किसके बारे में पढ़ चुके हैं? मुख्य गुहा के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रास नली, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। बड़ी आंत में बेसिकली काम क्या होता है? तो यहां आप हेडिंग डालो, बड़ी आंत, है ना। इसमें कुछ काम नहीं होता, इसमें सिर्फ ये छोटी आंत के काइल से, ठीक है, छोटी आंत के काइल से भोजन क्या होता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है, और बड़ी आंत में प्रवेश करने के बाद क्या हो जाता है? वहां पर जल का अवशोषण, ठीक है। वहां जल का जैसे ही अवशोषण होता है, जल के अवशोषण के बाद आप देखोगे गुदा के द्वारा क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है? बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। गुदा, है ना, उसके द्वारा क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका क्या हो जाता है? वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि उसका क्या हो जाता है? निष्कासन। किसका निष्कासन होता है? निष्कासन होता है अवशिष्ट भोजन का, है ना, अवशिष्ट भोजन का। ओके, इसके साथ ही साथ हमारा डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी या जो भी टॉपिक्स आपको इसमें कवर करवाने थे, जो छोटी छोटी चीजें थी, मैंने वो भी आपको इसमें कवर करवाई है, ठीक है। आप इसको नोट करके कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें, इसके नाम को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें, ठीक है। और जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, तो चाहे आप ऐसा ही डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको समझाया, इसको 2-3 बार, जितने टाइम, जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक आप इसका रिवीजन करो। इतनी ही चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड थी और इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके आगे अगर और भी ज्यादा डीप कंटेंट आप चाहते हैं तो हम आपका बायोलॉजी स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं। चाहे तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे तो और ज्यादा डीप कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में।